सभी मित्रों को नमस्कार। मैं प्रभु कुमावत नॉलेज डिस्कवरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, आज से मैं आपको रीट या आर्टेट एग्जाम 2022 के लिए विज्ञान विषय पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कक्षा 5 से लगाकर 10 तक की जो आरबीएसई और एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनको कंप्लीट तरीके से पढ़ाऊंगा। जो जो टॉपिक आपके रीट के सिलेबस के अंदर दे रखे हैं, तो अगर आप इस चैनल पर लगातार बने रहते हो तो मेरे हिसाब से साइंस में आपको कोई अदर मैटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको पहले टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर उस टॉपिक से संबंधित सारे के सारे प्रश्नोत्तरी भी करवाऊंगा रेट के लेवल के हिसाब से। तो आपको इस चैनल से बहुत ही अच्छा लाभ होगा साइंस के अंदर। तो अगर आप बने रहते हो तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। तो आज से अपन जीव विज्ञान पढ़ना शुरू करते हैं। तो रीट में सबसे पहले जीव विज्ञान के अंदर एक पहला ही टॉपिक दे रखा है सजीव और निर्जीव। तो आज अपन पढ़ेंगे सजीव और निर्जीव के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, सजीव और निर्जीव। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि सजीव और निर्जीव होता क्या है। सजीव और निर्जीव, देखिए सजीव और निर्जीव, सजीव से तात्पर्य होता है कि सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो कि जिसमें जीवन होता है, और निर्जीव से तात्पर्य होता है कि जिसमें जीवन नहीं होता है। अब जिसमें जीवन होगा तो वो क्या होगा, जिसमें वृद्धि भी होगी, उसमें उसमें विकास भी होगा, वो जनन भी कर पाएगा, पाचन भी होगा, श्वसन भी हो करेगा। यानी क्या कह सकते हैं कि जितने भी जटिल जैव रासायनिक अभिक्रिया हैं वो सजीवों में होगी और निर्जीवों में नहीं होगी। तो सजीव और निर्जीव में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब इस अंतर को मैंने ये छोटे छोटे टॉपिक से माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है लक्षण, यहाँ पर लिखा है सजीव और यहाँ पर लिखा है निर्जीव। तो अब सबसे पहले सजीव कौन होंगे, जैसे आप समझ सकते हो कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, मनुष्य है, सूक्ष्म जीव है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, सजीव है। और जो पहाड़ है, नदियाँ हैं, पत्थर है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो ये कि सारी की सारी क्या है, निर्जीव है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सजीव कौन कौन है और निर्जीव कौन कौन है। अब सजीव कौन कौन से लक्षण प्रदर्शित करते हैं और निर्जीव कौन कौन से लक्षण प्रदर्शित करते हैं, इस आधार पर अपन सजीव और निर्जीव में अंतर देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखिए पहला लक्षण है श्वसन। तो सजीव श्वसन क्रिया करते हैं जबकि निर्जीव श्वसन क्रिया नहीं करते हैं। अब श्वसन के द्वारा क्या करते हैं, सजीव क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो लेते हैं और क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ये छोड़ते हैं। तो सजीव श्वसन क्रिया करते हैं जबकि निर्जीव श्वसन क्रिया नहीं करते हैं। अगला लक्षण देखिए, पोषण। पोषण से तात्पर्य होता है कि भोजन। सजीव अपने शरीर को चलाने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषण प्राप्त करते हैं। सजीव खाना खाते हैं जबकि निर्जीव नहीं खाते हैं। तो इस प्रकार सजीवों में पोषण की प्रक्रिया होती है, निर्जीवों में नहीं होती है। अगला लक्षण देखिए, प्रजनन। तो सजीव जो है अपनी पीढ़ी को आगे से आगे बनाए रखने के लिए बच्चे पैदा करते हैं। तो सजीवों में प्रजनन की प्रक्रिया होती है जबकि निर्जीवों में प्रजनन की प्रक्रिया नहीं होती है। उत्सर्जन से तात्पर्य होता है कि उत्सर्जन, शरीर, हमारा शरीर, जो भी सजीव होते हैं, सजीवों के अंदर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की जटिल जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। चाहे वो पाचन हो सकती है, चाहे वो श्वसन हो सकती है, चाहे एनाबॉलिक अभिक्रिया हो सकती है, चाहे कैटाबॉलिक अभिक्रिया हो सकती है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की सजीव के अंदर जटिल जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। उनके दौरान विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जिसमें नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। तो इनको बाहर, शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या होता है कि सजीवों के अंदर उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। इसके लिए सजीवों के अंदर उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। तो सजीवों के अंदर तो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है जबकि निर्जीवों में उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार अगला लक्षण है देखिए, वृद्धि। सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इन कोशिकाओं में क्या होता है कि विभाजन होता है। तो विभाजन होने से क्या होता है कि सजीवों की वृद्धि होती है, उनकी लंबाई भी बढ़ती है, उनकी चौड़ाई भी बढ़ती है, उनका आकार भी बढ़ता है। तो इस प्रकार सजीवों में तो वृद्धि होती है जबकि निर्जीवों में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है, कोशिकीय वृद्धि नहीं होती है। अब देखिए अगला लक्षण देखिए सजीवों का, देखिए स्वयं गति। सजीव क्या करते हैं कि सजीवों में स्वयं गति का लक्षण पाया जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, जबकि निर्जीवों में इस प्रकार की स्वयं गति नहीं होती है। ठीक है, सजीवों में होती है, निर्जीवों में नहीं होती है। तो सभी मनुष्य करते हैं गति, पशु करते हैं, जो सूक्ष्म जीव होता है वो भी गति करते हैं, पेड़ पौधे होते हैं वो भी गति करते हैं। तो अब आप सोचते हो कि पेड़ पौधे कैसे करते हैं। आपने सूर्यमुखी का पुष्प देखा होगा, तो जिस जिस साइड में सूर्य जाता है ना, सूर्य जिस जिस साइड में जाएगा तो उसी साइड में जो क्या होगा कि उस सूर्यमुखी का जो पुष्प होगा वो उस साइड डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। अब जैसे जैसे इधर इधर जाएगा तो इसका सूर्य का मुखी का जो पुष्प होता है वो भी इस डायरेक्शन में क्या करेगा, गति करेगा। इस प्रकार पेड़ पौधों में भी गति होती है, छुई मुई के पौधे में भी जैसे उसको हाथ से छूते तो उसकी पत्तियां जो है बिल्कुल सिकुड़ जाती है और जैसे ही दूर जाते हैं तो वापस फैल जाते हैं। इस प्रकार उसमें भी गति होती है। तो इस प्रकार जो भी सजीव होते हैं उनमें क्या होता है कि स्वयं गति की प्रक्रिया होती है जबकि निर्जीवों में नहीं होती है।
क्या कभी किसी पत्थर में गति हुई है, क्या किसी पहाड़ में गति हुई है? तो इस प्रकार निर्जीवों में क्या होगी, तो नहीं होती है, स्वयं गति नहीं होती है। अब देखिए संवेदनशीलता, सजीवों में संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। संवेदनशीलता से तात्पर्य होता है कि जैसे आप किसी गर्म वस्तु को छूते हो तो तुरंत अपना हाथ उससे हटा लेते हो। इसी प्रकार धूप में जाओगे तो जैसे आपको गर्मी लगेगी तो आपको उस गर्मी का एहसास हो जाएगा, ठंड में जाओगे तो ठंड लगेगी तो उसका एहसास हो जाएगा आपको। तो इस प्रकार सजीवों में संवेदनशीलता का जो लक्षण होता है वो पाया जाता है, जबकि निर्जीवों में इस प्रकार का लक्षण नहीं पाया जाता है। इस आधार पर अपन सजीव और निर्जीव में क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। अगला लक्षण देखिए, निश्चित जीवन काल। तो सजीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है। जैसे मानव 100 वर्ष के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है, मैक्सिमम 100 वर्ष तक ही जी सकता है। इसी प्रकार हर एक जो सजीव है उसका एक कोई ना कोई एक निश्चित जीवन काल होता है, जबकि निर्जीवों का कोई जीवन काल नहीं होता है। जैसे पहाड़ है तो वो अनंत समय से बने हैं रहे हैं, जब तक कि भूकंप या कोई प्राकृतिक आपदा ना आ जाए तब तक वो बने ही रहेंगे, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होती है पहाड़ों की। तो इस प्रकार सजीवों का तो एक निश्चित जीवन काल होता है, जबकि निर्जीवों का कोई निश्चित जीवन काल नहीं होता है। अब है अगला लक्षण है अनुकूलन। अनुकूलन देखिए, सजीवों में एक प्रकार की उनका शरीर ऐसा होता है कि जैसा माहौल मिलता है उसके अनुसार उनका शरीर जो होता है ढल जाता है। जैसे आपने रेगिस्तान में ऊँट को देखा होगा, तो ऊँट जो होता है वो रेगिस्तान के अनुरूप उसका शरीर जो अनुकूलित हो चुका है। तो उसको वो जैसे ऊँट होता है बहुत दिनों तक, 14-15 दिन तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है, जबकि अदर जीव नहीं रह सकता है, क्योंकि उसका शरीर क्या हो गया है कि रेगिस्तान के अनुरूप अनुकूलित हो गया है। इसी प्रकार ध्रुवीय क्षेत्र में चले जाओ तो वहाँ के जो ध्रुवीय जीव जंतु होंगे, जैसे वहाँ पर जो बाघ होंगे, वहाँ पर जो भी भालू होंगे, उनके शरीर पर लंबे लंबे बाल पाए जाएंगे ताकि उनको ठंड से कम लगे, और उनका जो शरीर होता है वो ज़्यादा ठंड को सहन कर सकता है, क्योंकि उनका शरीर जो होता है उस ठंड के प्रति अनुकूलित हो चुका है, जबकि अपना शरीर उस ठंड के प्रति अनुकूलित नहीं हो चुका है। तो इस प्रकार हम उस ठंड को सहन नहीं कर सकते, जबकि वे जीव जो है उस ठंड को सहन कर सकते हैं। इसी प्रकार सजीव जो है जैसा वातावरण में जाते हैं वैसे उस वातावरण के अनुरूप उस शरीर को ढाल लेते हैं, यानी उनका शरीर उस माहौल के अनुरूप ढल जाता है। तो इस प्रकार सजीवों में अनुकूलन की प्रक्रिया होती है, जबकि निर्जीवों में इस प्रकार के अनुकूलन की प्रक्रिया नहीं होती है। अब देखिए अगली लक्षण देखिए, जटिल जैव रासायनिक अभिक्रिया। तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जटिल जैव रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है, जिसमें देखिए कि मेटाबॉलिज्म की अभिक्रिया हो सकती है, पाचन हो सकता है, श्वसन हो सकता है। ये क्या है, सभी प्रकार की क्या है, वृद्धि है सकती है, विकास हो सकता है। ये सभी जटिल जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो ये सजीवों में तो होती है लेकिन निर्जीवों में नहीं होती है। तो इस प्रकार ये प्रमुख प्रमुख लक्षण आपको ध्यान में रखने हैं, जिसके आधार पर अपन सजीव और निर्जीव को पृथक कर सकते हैं कि कौन सा सजीव होगा कौन सा निर्जीव होगा। तो ये सारे के सारे श्वसन है, पोषण है, प्रजनन है, उत्सर्जन है, वृद्धि है, स्वयं गति है, संवेदनशीलता है, निश्चित जीवन काल है, अनुकूलन है और जटिल जैव रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये सारे के सारे लक्षण सजीव तो शो करते हैं जबकि निर्जीव नहीं करते हैं। इस आधार पर अपन सजीव और निर्जीव को अलग अलग समझ सकते हैं। अब देखिए कुछ सजीवों के कुछ विशिष्ट लक्षण और देखते हैं कि सजीवों में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। सजीवों के विशिष्ट लक्षण देखिए, कोशिकीय संरचना। देखिए सजीवों का जो शरीर होता है, चाहे कोई सा भी सजीव हो, जीव जंतु हो सकते हैं, मनुष्य हो सकता है, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, सभी का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो यानी क्या कह सकते हैं कि सजीवों की एक निश्चित कोशिकीय संरचना होती है। अब ये सजीवों के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। अब इनके बारे में डिटेल में अपन कोशिका वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप नॉर्मली जान सकते हो कि एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती हैं जो अल्प विकसित होती है, और जबकि यूकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका को कहते हैं जो सुविकसित कोशिका होती है। यानी क्या कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक एक अल्प विकसित कोशिका है, यूकैरियोटिक एक सुविकसित कोशिका है। इसमें जो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है ना, वो कोशिका द्रव्य में इस प्रकार बिखरा हुआ रहता है, उसके चारों तरफ झिल्ली नहीं होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है कि इसमें जो केंद्रक होता है वो कोशि उसके चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, और वो कोशिका द्रव्य में एक स्पष्ट रूप से अपना अस्तित्व बनाए रखता है, इस प्रकार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है इस कोशिका द्रव्य में। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो एक अल्प विकसित कोशिका है, और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो एक सुविकसित कोशिका है। इसमें सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जबकि इसमें कुछ कुछ कोशिकांग ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को अपन समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने नॉर्मली आपको ज्ञान दिया है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, बाकी इसको डिटेल में अपन कोशिका वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ठीक है। तो इस प्रकार देखिए सजीवों का सजीवों का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी उनकी एक कोशिकीय संरचना होती है जिसमें दो प्रकार की कोशिका हो सकती है, या तो वो प्रोकैरियोटिक हो सकती है या वो यूकैरियोटिक हो सकती है। तो अब अपन अगला लक्षण देखते हैं, उपापचय क्रियाएं, जिसको मेटाबॉलिज्म की विक्रिया भी कहते हैं इंग्लिश में।
इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ ये। अब देखिए उपपचय अभिक्रिया यानी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस। हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की उपपचय अभिक्रिया होती है, एक तो देखिए एनाबॉलिक, दूसरी होती है कैटाबॉलिक। इसको बार बार आगे ये नाम आएगा एनाबॉलिक, इसलिए मैंने शॉर्ट में इसका साइन बना लिया ए और कैटाबॉलिक का साइन बना लिया के, क्योंकि आगे इसका यूज लेना है मेरे को, इसलिए ठीक है ना। तो आप ये समझ जाना कि जहाँ पर मैं ए लिखता हूँ वहाँ पर एनाबॉलिक अभिक्रिया होगी, जहाँ पर मैं के लिखता हूँ वहाँ कैटाबॉलिक अभिक्रिया होगी। देखिए इन दोनों अभिक्रियाओं को अगर आप ये दोनों चित्र समझ गए, ये दोनों चित्र मैंने इस चित्रों के माध्यम से समझाया बहुत आपको आसानी से, ताकि समझ में आ गए। अगर ये दोनों चित्र आपको समझ में आ गए तो आपको ये इन अभिक्रियाओं को समझने में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। देखिए आपको साथ साथ में याद ही हो जाएगा। देखिए इनको समझे। एनाबॉलिक अभिक्रिया क्या होती है? एनाबॉलिक अभिक्रिया में क्या होता है कि छोटे छोटे परमाणु मिलकर, छोटे छोटे अणु मिलकर कोई बड़ा अणु बना देते हैं, ठीक है ना। जबकि कैटाबॉलिक अभिक्रिया क्या होती है कि इसमें कोई बड़ा अणु जो होगा वो छोटे छोटे अणु में टूटेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये दोनों आप याद रख सकते हो कि एनाबॉलिक अभिक्रिया क्या होती है और कैटाबॉलिक अभिक्रिया क्या होती है। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एनाबॉलिक अभिक्रिया से तात्पर्य होता है कि इसमें छोटे छोटे अणु मिलकर कोई बड़ा अणु बनाएंगे। जैसे देखिए प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण एक एनाबॉलिक अभिक्रिया है। कैसे कि देखिए इसमें 6 कार्बन के अणु और 6 जल के अणु मिलकर एक ग्लूकोज का अणु बना रहे हैं। तो इस प्रकार क्या हो रहा है कि ये छोटे छोटे अणु मिलकर क्या बना दिया इन्होंने, एक बड़ा अणु बना दिया। और इसके साथ में एटीपी के रूप में ऊर्जा भी मुक्त होती है। मुक्त नहीं होती, हमारे शरीर में स्टोर होती है एटीपी के रूप में ऊर्जा। तो इस प्रकार एनाबॉलिक जो अभिक्रिया होगी इसमें छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं। जबकि कैटाबॉलिक जो अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है कि कोई बड़ा जो अणु होता है वो छोटे छोटे अणु में टूट जाता है। जैसे देखिए ये ग्लूकोज का जो अणु होता है, इस जब ऑक्सीजन के साथ में आता है, जब अपन श्वसन क्रिया करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने के कारण ये ग्लूकोज का जो अणु होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में क्या होता है टूट जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर कोई बड़ा अणु जो है वो छोटे छोटे अणुओं में टूट रहा है। जबकि क्या कह सकते हैं कि एनाबॉलिक जो अभिक्रिया है इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे अणु मिलकर कोई बड़ा अणु बनाते हैं। जबकि कैटाबॉलिक अभिक्रिया में क्या होता है कोई बड़ा अणु जो है वो छोटे छोटे अणु में टूटता है। अब इसको लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। देखिए इसमें एनाबॉलिक अभिक्रिया में क्या होता है कि छोटे छोटे अणु जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, कोई बड़ा अणु बनाते हैं। तो यानी इसमें इसको लैंग्वेज के माध्यम से देखिए इस प्रकार मैंने लिखा है कि इसमें सरल पदार्थ मिलकर कोई जटिल पदार्थ बनाते हैं। देखिए ये सरल पदार्थ यानी छोटे छोटे अणु, ये सरल पदार्थ है और ये जटिल पदार्थ बना रहे हैं। तो ये एक निर्माणकारी अभिक्रिया है। निर्माणकारी अभिक्रिया से तात्पर्य होता है कि इसमें एक नए अणु का निर्माण हो रहा है, इसी कारण इसको निर्माणकारी अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरी बात ये याद रखना कि इसमें जो है ये जब अभिक्रिया होती है इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा है जो हमारे शरीर में संचित हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ऊर्जा का एक संग्रहण होता है, यानी हमारे शरीर में ऊर्जा स्टोर होती है इसके माध्यम से, ठीक है ना। हमारे शरीर में बैंक बैलेंस बनता है, ऊर्जा का स्टोर हो जाती है। अब देखिए कैटाबॉलिक अभिक्रिया, तो देखिए हमारे शरीर में क्या होता है कि एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम जब किसी बड़े अणु पर क्या होती है, इन एंजाइमों की बौछार की जाती है ना, तो ये हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो ये जैसे पाचन क्रिया में भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ग्लूकोज का जो अणु होता है वो छोटे छोटे अणु में टूटता है। हमारे शरीर में जैसे मुंह के अंदर अपन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट जैसे पाचन क्रिया में जैसे जैसे अंदर की ओर जाता है तो वो विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे अणुओं में टूटता जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि एंजाइमों के माध्यम से। तो इस कैटाबॉलिक अभिक्रिया में क्या होता है कि एंजाइम द्वारा जटिल पदार्थ, यानी क्या कह सकते हैं ये जटिल पदार्थ यानी बड़ा अणु टूट कर क्या बनाते हैं, सरल पदार्थ में बना देते हैं। देखिए छोटे छोटे अणु ये सरल पदार्थ में बन गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो कैटाबॉलिक अभिक्रिया है इसमें क्या करना है कि एंजाइम के द्वारा जटिल पदार्थ जो है वो सरल पदार्थ में बदलता है। दूसरी बात ये याद रखना कि चूंकि इसमें बड़ा जो अणु होता है वो छोटे छोटे अणु में टूट रहा है, तो इस कार्य इसको विद्व संकारी अभिक्रिया भी कहते हैं। कैसे कह सकते हैं, इसको निर्माणकारी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बना रहे हैं। जबकि इसमें क्या होता है कि कोई बड़ा अणु जो टूटकर छोटे छोटे अणुओं में टूट रहा है, इसी कारण इसको विद्व संकारी अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें ऊर्जा मुक्त होती है और ये ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर क्या होती है कि जो शारीरिक अपन क्रियाकलाप करते हैं, जो भी अपन शारीरिक कार्य करते हैं उसमें काम आती है ये ऊर्जा। जबकि इसमें ऊर्जा संग्रहित होती है, हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है, इसमें खर्च नहीं होती है। जबकि इसमें ऊर्जा जो होती है वो खर्च होती है, काम करने में ये ऊर्जा काम आती है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, इसमें प्रकाश संश्लेषण है। जैसे इसमें देखिए कार्बन और जल मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज का अणु बना रहे हैं। जबकि इसमें ग्लूकोज का अणु टूट कर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो ये ऊर्जा जो है हमारे को जो शारीरिक क्रियाकलाप है उनको करने में क्या होती है, काम आती है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि एनाबॉलिक अभिक्रिया क्या है और कैटाबॉलिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो ये दोनों आप या उदाहरण के माध्यम से आप इसको आसानी से समझ सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण एक एनाबॉलिक अभिक्रिया है और जबकि जो श्वसन है ये एक कैटाबॉलिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़ा अणु बना देते हैं ग्लूकोज का, और इसमें जो है ग्लूकोज का बड़ा अणु जो है वो छोटे छोटे पदार्थ में टूट रहा है और यहाँ पर ऊर्जा मुक्त हो रही है
और जबकि यहाँ पर तो ऊर्जा मुक्त हो रही है, जबकि यहाँ पर ऊर्जा जो एटीपी के रूप में हमारे शरीर के अंदर स्टोर हो रही है। तो आपको दोनों रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे शरीर में दो प्रकार की मेटाबॉलिक अभिक्रिया होती है, एक तो एनाबॉलिक, दूसरी होती है कैटाबॉलिक। अब अपन अगली समझते हैं। ये थोड़ा सा कुछ टिपिकल टॉपिक था, इसलिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक अभिक्रिया, क्योंकि ये तो बायो की एक प्रकार से कह सकते हैं कि बेस है ये बायो का। अब देखिए अगली, देखिए वृद्धि। तो सजीवों के अंदर क्या होती है कि वृद्धि होती है। हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं होती है, तो कोशिकाओं के अंदर क्या होता है कि विभाजन होता है, जिसके कारण हमारे शरीर की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो सजीवों में जो शारीरिक वृद्धि होती है वो आंतरिक होती है। हमारे शरीर के अंदर जो है, शरीर के अंदर ही कोशिकाएं होती है, और शरीर के अंदर से ही कोशिकाओं के अंदर विभाजन होता है, और हमारा शरीर जो है लंबाई में भी बढ़ता है और चौड़ाई में भी बढ़ता है। यानी हमारा शरीर का आकार जो होता है वो कोशिकाओं के विभाजन के कारण बढ़ता है, इसी कारण। और कोशिका विभाजन जो होता है हमारे शरीर के अंदर होता है, इसी कारण सजीवों की जो शारीरिक वृद्धि होती है वो आंतरिक होती है, जबकि निर्जीवों में जो वृद्धि होती है वो बाह्य होती है। जैसे हिमालय की जो ऊंचाई बढ़ रही है, वो क्या हो रहा है कि बर्फ की जो परतें हैं, जैसे ये हिमालय है, तो अब इस हिमालय के ऊपर जैसे जैसे और बर्फ जमता जाएगा, तो इस प्रकार इसकी जो ऊंचाई है वो लगातार बढ़ रही है। इस प्रकार ये तो निर्जीवों में तो वृद्धि कैसी होती है, बाह्य वृद्धि होती है, जबकि सजीवों में जो वृद्धि होती है वो आंतरिक वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर से कोशिका विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन के फलस्वरूप हमारे शरीर की जो है वृद्धि होती है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि एनाबॉलिक अभिक्रिया, ए से मैंने बताया था कि ए एनाबॉलिक अभिक्रिया। एनाबॉलिक अभिक्रिया क्या होती है कि इसमें कुछ छोटे छोटे पदार्थ मिलकर कोई बड़ा अणु बनाते हैं। और कैटाबॉलिक अभिक्रिया क्या होती है कि जिसमें क्या है कि कोई बड़ा अणु जो है वो छोटे छोटे पदार्थ में टूटता है। तो यहाँ पर ये तीन कंडीशन यहाँ पर समझनी है आपको, कि जब एनाबॉलिक अभिक्रिया की जो दर है वो ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन, यानी ज़्यादा होती है एनाबॉलिक अभिक्रिया की दर, तो धनात्मक वृद्धि होगी। जब एनाबॉलिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो कैटाबॉलिक अभिक्रिया की तुलना में कम होती है, तो ऋणात्मक वृद्धि होती है। और जब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक अभिक्रिया की दर जो है बराबर होती है, तो स्थिर वृद्धि होती है। तो ये तीन कंडीशन आपको याद में रखनी है, कि सजीवों के अंदर वृद्धि जो होती है वो शारीरिक वृद्धि जो होती है वो आंतरिक होती है, क्योंकि अंदर से कोशिका विभाजन होता है, हमारे शरीर के अंदर ही होता है कोशिका विभाजन। इसी कारण सजीवों की जो शारीरिक वृद्धि आंतरिक होती है। और ये तीन कंडीशन आपको याद में रखनी है। जब एनाबॉलिक अभिक्रिया की दर कैटाबॉलिक अभिक्रिया से ज़्यादा होती है तो धनात्मक वृद्धि होगी। जब एनाबॉलिक अभिक्रिया की दर जो है कैटाबॉलिक अभिक्रिया की तुलना में कम होती है तो यह ऋणात्मक वृद्धि होगी। जब बराबर होगी तो ये क्या होगी, स्थिर वृद्धि होगी। अब देखिए अगली विशेषता, देखिए प्रजनन। प्रजनन, देखिए प्रजनन से तात्पर्य होता है कि नए बच्चे पैदा करना, नए संतान उत्पन्न करना। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर, यानी क्या कह सकते हैं कि सजीव में प्रजनन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, दो प्रकार के जनन होते हैं, एक तो लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अब देखिए लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें एक ही जाति के दो जीव भाग में लेते हैं, जिसमें एक तो होता है ये मादा, एक तो होता है मादा और एक होता है पिता। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होता है कि निषेचन होता है, और इससे नया जीव उत्पन्न होता है। जबकि क्या होता है कि अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें एक ही जीव भाग में लेता है, चाहे वो मुकुलन के द्वारा हो सकता है, चाहे वो विखंडन के द्वारा हो सकता है। तो इस प्रकार इसमें माता पिता नहीं होता है, केवल एक ही जीव से बच्चे उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जबकि क्या कह सकते हैं कि जो लैंगिक जनन होता है ना, इसमें क्या करना, एक ही जाति के दो जीव भाग में लेते हैं। जैसे एक मनुष्य हो सकता है, मनुष्य में देखिए एक तो मादा हो सकती है और एक पिता हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार इसमें दो प्रकार के जीव भाग में लेते हैं, जो जिसमें लैंगिक जनन होगा। और अलैंगिक जनन से तात्पर्य होता है कि जिसमें एक ही जीव क्या करता है कि बच्चे पैदा कर सकता है। अब ये पैदा करने की विभिन्न प्रकार की विधियां होगी जो आगे बढ़ेंगे। कुछ विधियों के नाम मैं बता देता हूँ, जैसे मुकुलन है, विखंडन है। इस प्रकार से क्या होता है कि इन विधियों के द्वारा क्या करता है कि एक जीव क्या करता है, बच्चे पैदा करता है। तो सजीवों में प्रजनन दो प्रकार का होता है, एक तो लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि एक ही जाति के दो जीव भाग में लेते हैं, और जबकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग में लेता है। अब देखिए समस्थैतिकता, ये क्या होती है, ये भी एक लक्षण होता है सजीवों का। सजीव अपने आंतरिक वातावरण को एक समान बनाए रखते हैं। जैसे अब सजीव, इससे क्या तात्पर्य होता है, हमारे शरीर का जो अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा क्या होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, तो ये हमेशा एक जैसा रहेगा, चाहे कितनी गर्मी हो चाहे कितनी ठंड हो। हमारे शरीर का जो अंदर का जो तापमान होगा सामान्य परिस्थितियों में, ऐसा नहीं कि बुखार की स्थिति में नहीं, यानी सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का जो शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि सजीवों का जो आंतरिक, शरीर का जो आंतरिक वातावरण होता है वो एक समान बनाए रखने की कैपेसिटी होती है सजीवों के अंदर। ये इन सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। जैसे मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए इसी प्रकार देखिए केचुआ और एस्केरिस, इनके बारे में भी आप समझिए कि जैसे
केचुआ और एस्केरिस जैसे इनको जब जल की अधिकता होती है इनके आसपास, तो ये क्या कह सकते हैं कि अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि अमोनिया एक ज़्यादा विषाक्त पदार्थ होता है, ज़्यादा विषैला होता है, तो इसको उत्सर्जित करने के लिए ज़्यादा जो है जल की आवश्यकता होगी। तो इसी प्रकार जब केचुआ और जो एस्केरिस होता है, जब इनको ज़्यादा जल मिलता है तो ये अमोनिया का उत्सर्जन करने लग जाते हैं, और जब इनकी जल की कमी होती है तो ये क्या कहते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो कि ये अमोनिया और कब अमोनिया उत्सर्जित करेंगे और कब ये इस प्रकार का, यानी जब जल की अधिकता होगी तो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, और जब जल की कमी होगी तो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप हल्का फुल्का याद रख लेना कि केचुआ और एस्केरिस जो होता है वो जल की अधिकता में तो अमोनिया का उत्सर्जन करता है, और जल की कमी होती है तो यूरिया का उत्सर्जन करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, ये कुछ एक जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ लिखा हुआ है आपकी पुस्तक में, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि इनका जो जगदीश चंद्र बोस का जो जन्म हुआ 30 नवंबर 1858 के अंदर ररौली बांग्लादेश के अंदर इनका जन्म हुआ है। ठीक है, ररौली गांव बांग्लादेश के अंदर इनका जन्म हुआ है, और इन्होंने एक आविष्कार किया था, मार्कोनी का जो वायरलेस रिसीवर बनाया था वो इन्होंने ही बनाया था, जगदीश चंद्र बोस ने बनाया था। तो ठीक है, तो इनके नॉर्मल याद रख लेना है, ऐसा तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि मार्कोनी का जो वायरलेस रिसीवर किसने बनाया था, ये जगदीश चंद्र बोस ने बनाया था। बाकी इनकी डेट ऑफ बर्थ भी याद रखना चाहो तो 30 नवंबर 1858 को इनका जन्म हुआ था ररौली गांव बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, अब देखिए, पौधे की जो धीमी गति होती है उसको मापने के लिए कैस्कोग्राफ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कैस्कोग्राफ का यूज़ करते हैं। अब देखिए, अंतिम जो है सजीव और निर्जीव का जो टॉपिक है, देखिए विषाणु है। विषाणु जो होता है वो सजीव की भांति भी व्यवहार करता है और निर्जीव की भांति भी व्यवहार करता है। अब ये कब होता है? देखिए, जब विषाणु जो है वातावरण के अंदर रहता है तो वो निर्जीव की भांति व्यवहार करता है। वातावरण के अंदर जब तक रहेगा तो वो न तो वृद्धि कर पाएगा, न ही जनन कर पाएगा, यानी किसी भी प्रकार की जो है उसमें जैविक प्रक्रिया नहीं होगी जब तक वातावरण के अंदर रहता है विषाणु। यानी क्या कहना, वातावरण के अंदर जो विषाणु होगा वो निर्जीव की भांति व्यवहार करता है, लेकिन यहाँ से वातावरण से निकलकर जैसे ही ये विषाणु किसी सजीव के शरीर के अंदर प्रवेश करता है ना, तो ये सजीव की भांति व्यवहार करने लग जाता है। फिर ये तेजी से उस सजीव के शरीर के अंदर जनन करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है, और उस सजीव के शरीर में क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। इस प्रकार जो विषाणु जो होता है ना, वो सजीव और निर्जीव के बीच की जो है वो एक योजक कड़ी होती है। क्या होती है? योजक कड़ी होती है, क्योंकि ये वातावरण के अंदर रहेगा तो ये निर्जीव की भांति रहेगा, और जैसे सजीव के शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो ये सजीव की भांति व्यवहार करेगा। इसी कारण विषाणु को जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा गया है। तो आज आपका ये सजीव और निर्जीव वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। कल अपन सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए